जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, अभी मैंने कल एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि राहुल गांधी जी की सदस्यता जो बहाल की गई है उससे कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को व्यक्तिगत रूप से लाभ होने वाला है, इंडिया गठबंधन को भी लाभ होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ लाभ है इसमें। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर आपने वो तो छोड़ ही दिया, वो तो बताया नहीं आपने भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ होने वाला है। आपने कहा 10% लाभ होगा, तो कम से कम बताइए तो सही, इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा है। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल होगी, उसमें भाजपा को फायदा हो जाएगा, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तो मुझे लगा इस पर बात रखनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जब आपका विरोधी होता है तो विरोधी पर निगाह रहती ही है। अगर राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी से जनता को एक को चुनना पड़े, इन दोनों में से, तो मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग, अगर पार्टी हटा दी जाए, कौन सी पार्टी से, ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी जी की पर्सनैलिटी से, उनके कम्युनिकेशन से, उनकी ऑरा से, उनकी हाव भाव से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से राहुल गांधी को 19 मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को 21 मानते हैं। वो ऊपर ही रहेंगे, उनको नरेंद्र मोदी को ही चुनेंगे वो लोग, क्योंकि अपना लीडर जो होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा अगर राहुल गांधी जी ही फ्रंट पर रहें। मान लीजिए ये सदस्यता बहाल नहीं होती, तो इससे क्या होता? पहला तो नुकसान ये होता कि वो सदन में नहीं जा पाते, दूसरा 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाते, तीसरा 2029 के लिए भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि 6 साल का सजा हो जाने के बाद 6 साल का वेट करना पड़ता है। तो ऐसे केस में कांग्रेस को या इंडिया वालों को अपने सामने या नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी और को चेहरा बनाना पड़ता। वैसे तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार वो नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना दिया गया होता चेहरा, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और सबसे बड़े आते दलित परिवार से आते हैं। अगर सिर्फ कांग्रेस इतना ही बोल देती कि हमारा चेहरा ये होंगे, गठबंधन का चेहरा ये होंगे, तो इससे ही बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता। अब क्योंकि राहुल गांधी सामने आ गए, तो गांधी परिवार को बाईपास करके कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सामने करेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वैसे कर तो सकते हैं, उनके पास अधिकार है, कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं आएगी, लेकिन राहुल गांधी जी को पीछे रख करके उनको आगे किया जाए, इसकी संभावना थोड़ी कम है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि सदन का नेता उनको बनाया जाना है, या सदन में वही नेता रहेंगे, ऐसा कांग्रेस के अंदर बातचीत चलती रहती है। और कई लोग तो गाहे बगाए प्रधानमंत्री के लिए भी उनका नाम आगे करते रहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के सामने राहुल गांधी जी होंगे, तो राहुल गांधी जी की पुरानी वीडियोस भले एडिटेड हो, लेकिन वो निकाली जा सकती है। उनको जो नाम दिया गया है, जो उपनाम दिया गया है, उस नाम से और प्रमोट किया जा सकता है, उनकी छवि को खराब किया जा सकता है। छवि ऑलरेडी जो खराब है, जिन युवाओं के नजरों में राहुल गांधी जी की छवि खराब कर दी गई है, उनकी और छवि को खराब किया जाएगा। बोलते बोलते जबान कई बार फिसल जाती है, वो उतना सही कट कर लिया जाएगा और उतना ही दिखाया जाएगा, देखो ये तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। तो इससे क्या होगा? बीजेपी को फायदा ही होगा। दूसरा फायदा बीजेपी को जो हो रहा है, या हो सकता है, या बीजेपी लाभ ले रही है, अभी मैंने कल ही प्रवक्ताओं को देखा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देखिए, एक तरफ तो अपोजिशन वाले बोलते हैं कि देश में सारी संस्थाओं पर नियंत्रण कर लिया गया है, जो अलग अलग संस्थाएं, इनकम टैक्स इनके सरकार के नियंत्रण में हो गया है, सीबीआई पूरी तरह से नियंत्रण में, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इंटेलिजेंस वालों का दुरुपयोग किया जा रहा है, आईबी का दुरुपयोग किया जा रहा है, कोर्ट को कंट्रोल में किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, कोर्ट तो इनके पक्ष में फैसला दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की बातें करने लगे हैं, और वो बता पाएंगे कि जुडिशरी पूरी तरह से न्यूट्रल है, हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है। और ये एक परसेप्शन बनेगा कि अगर सरकार की तरफ से दबाव होता तो सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल गांधी या कांग्रेस की पक्ष में फैसला नहीं आता। और इसको भुनाया भी जा रहा है, कई जगह ट्विटर पर आप देखिए, कई बड़े प्रवक्ता इस बात को बोलने लगे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को एक लाभ यह होगा कि वो ये बता पाएंगे कि हम साफ सुथरे हैं, हम दूध के धुले हैं। वैसे राजनीति में साफ सुथरा दूध का धुला कुछ होता नहीं है। जो सत्ता में रहता है वो बाय हुक और बाय क्रुक, बाय फियर और फाउल सत्ता को मेंटेन रखना चाहता है, और उसके लिए सब काम किए जाते हैं। राजनीति का एक ही नियम बना दिया गया है, किसी तरह से भी चुनाव जीतना, सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई भी नियम अपनाना पड़े, अपनाया जाएगा। और हर सत्ता में जाने वाला व्यक्ति ये करता है, सत्ता में जाने के बाद सत्ता में बना रहने के लिए, बनाए रखने के लिए सब काम किए जा सकते हैं। नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित सब काम किए जाते हैं। अगर सत्ता बनाए रखनी है तो कुछ भी करना पड़े। पुराने जमाने में तो कहा जाता था कि लाशों पर चढ़कर ही सत्ता की प्राप्ति होती है, या सत्ता को बनाए रखने के लिए लाशों का गिराना जरूरी है। तो कई राजनेता वर्तमान में भी ऐसे हैं जो लाशों पर राजनीति करते हैं।
उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कहीं कुछ हो जाए, हमारे सैनिक मारे जाए या कुछ गलत हो जाए, सत्ता आनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के इमोशंस हैं, लोग थोड़ी देर में भूल जाएंगे और भूल भी जाते हैं। जनता को इस बात से ज्यादा लंबे समय तक फर्क नहीं पड़ता है। जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है। जनता जिन्हें निकालती है, सत्ता से बाहर करती है, फिर वापस उन्हीं को स्वीकार भी कर लेती है, क्योंकि जनता के लिए चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, लंबे समय तक तो मायने नहीं रखती। ऐसे ही और भी बड़े मुद्दे हैं। अब राहुल गांधी जब वो मुद्दे उठाएंगे तो उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करना पड़ेगा, लेकिन डिफेंड करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां गिनाने का भी मौका मिलेगा, अपनी बात रखने का भी मौका मिलेगा। क्योंकि जब विपक्ष मजबूत होता है तो सत्ता पक्ष को तैयारी ज्यादा करनी पड़ती है। राहुल गांधी जी एक विपक्ष के मजबूत नेता हैं। जैसे ही उनकी सदस्यता बहाल होगी, सारे मंत्री, सारे मंत्रालय, सारे सांसद सब अलर्ट मोड में आ जाएंगे कि पता नहीं कब किस मंत्रालय से रिलेटेड क्या धमाका हो जाए और हमें फिर जवाब देना पड़ जाए। अभी तो कोई इतना मुखर चेहरा है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी पर तो अटैक करते ही हैं, आरएसएस पर भी अटैक करते हैं। और आरएसएस की अच्छे कामों को अगर जब कोई अटैक करेगा या आरएसएस को अटैक करेगा और आरएसएस अपने अच्छे काम आगे रख देगी, तो उससे भी एक नेगेटिव परसेप्शन जाएगा कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है या ऐसी संस्थाओं का, ऐसे संगठनों का विरोध करती है जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे। भले ही आरएसएस में, जैसा मैंने कहा, कोई संगठन पूरी तरह से दूध का धुला नहीं होता, कोई संगठन पूरा तरह से बुरा नहीं होता, कोई एक जाति के लोग खराब नहीं होते, कोई एक धर्म के सभी लोग खराब नहीं होते। अच्छे बुरे लोग हर जाति, हर धर्म में, हर परिवार में, हर संगठन में होते हैं। आरएसएस में कुछ खराबियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन आरएसएस में सारी खराबियां हैं, सारे बुरे हैं ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे लोग भी अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन जब अटैक किया जाएगा, सब पर अटैक किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी उस अटैक की उतनी क्लिप उठा करके जनता में परसेप्शन बनाने का काम करेगी। जैसे शिवसेना जो साथ में चल रही है, और जब राहुल गांधी जी ने अटैक किया सावरकर पर, तो शिवसेना को भी उनके विरोध में बोलना पड़ा, जबकि वो इंडिया का गठबंधन का हिस्सा है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। लेकिन फिर भी उन्होंने राहुल गांधी का विरोध किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, सावरकर जी के खिलाफ हम कुछ सुनने वाले नहीं है। तो जब अलग अलग विचारधाराओं का मिक्सचर होकर के कोई गठबंधन बनता है, भले ही अपॉर्चुनिटी के लिए बना हो, भले ही सिचुएशनल हो, भले ही किसी बड़े नेता को हराने के लिए बना हो, वहां पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होंगे। और अगर नेता की जबान फिसलेगी या नेता ऐसी चीजों को उठाएगा, ऐसे मुद्दों को उठाएगा, तो उससे सरकार में बैठे लोगों को लाभ लिया जा सकता है, लेते हैं, लाभ मिल सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो है, 90% नुकसान होने वाला है, लेकिन कई जगह लाभ भी है। अब वो देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, उनके प्रवक्ता, उनके बाकी लोग किस तरह से इसका लाभ को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ा चढ़ा करके दिखा सकते हैं, कितना इसका ज्यादा यूज कर सकते हैं।